रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था। रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने कौन सा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? थॉमसन ने बात बताई थी कि परमाणु उदासीन होता है। ये बात कहलाई थी कि परमाणु उदासीन होता है। ये बात थॉमसन ने तो सिद्ध कर दी कि परमाणु उदासीन होता है, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया वो इस बात को समझा नहीं सके। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु का एक दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या किया उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए एक प्रयोग किया और प्रयोग के कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष उन्होंने वैज्ञानिकों के सामने रखे, लेकिन इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था, जो निष्कर्ष निकाले थे, उनको भी आगे चल करके नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने भी इसके परमाणु मॉडल में कमियां निकाल करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के लिए प्रयोग किया, और प्रयोग के लिए क्या किया उन्होंने? प्रयोग के लिए उन्होंने सोने की पन्नी, सोने के पन्नी ली उन्होंने, पतली चादर बनाई सोने की, और इतनी पतली पन्नी की जो ब्लेड होती है, ब्लेड की मोटाई होती है, उसका भी 100वां हिस्सा इतनी पतली ली, यानी ब्लेड की मोटाई के भी अगर 100 हिस्से कर दिए जाते हैं तो इसके बराबर उन्होंने एक पन्नी ली। उस पन्नी का क्या किया उन्होंने? इस तरह से पन्नी को रख दिया उन्होंने जगह जगह। सोने की पन्नी काट करके इस रूप में रख दिया उन्होंने। रख करके क्या किया? ये सोने की पन्नी थी, बिल्कुल पतली, ब्लेड की मोटाई के भी 100वें हिस्से जितनी मोटी थी। फिर उन्होंने क्या किया? उस सोने की पन्नी को रख करके उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने इसके ऊपर, यानी अल्फा कण डाले इसके ऊपर, अल्फा कण डाले उन्होंने। तो वैज्ञानिक पूछा कि अल्फा कणों का उपयोग क्यों किया रदरफोर्ड ने? इसके लिए रदरफोर्ड ने कि अल्फा कणों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होती है, जो भेदन क्षमता होती है अल्फा कणों की, वो अधिक होती है, काफी उच्च होती है उसकी भेदन क्षमता। एक्सरे जो लेते हैं तो एक्सरे में अल्फा कणों की बौछार की जाती है, ताकि वो मांस को और हड्डियों को चीर करके जिसका भी चित्र लेना उस चित्र को प्राप्त कर सकता है, इतनी उच्च क्षमता होती है उनकी। तो इन्होंने इसके ऊपर अल्फा कण डाले इस रूप में अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने। एक अल्फा कण डाला, 100 डाला, 1000 डाला, 2000 डाला, 5000 डाला, 7000 डाला, इस तरह से उन्होंने हजारों में अल्फा कणों की बौछार की। तो सारे के सारे अल्फा कण हैं वो दूसरी तरफ पार हो रही है, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है और इनकी मोटाई तो बिल्कुल कम थी। तो सारे के सारे सोने के पत्तों को चीर करके दूसरी तरफ पार हो लिए। कितने कण हो लिए? 1000 हो लिए, 2000 हो लिए, 5000 हो लिए, 10000 हो लिए, सारे के सारे अल्फा कण दूसरी तरफ पार हो लिए। इसके बाद क्या देखा रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड देखा कि हजारों में से कुछ कण इस प्रकार के थे जो डाले और कुछ कोण पर मुड़ गए वापस इस रूप में, कुछ डिग्री के कोण पर निकल के बाहर आए। कई हजारों में से 1-2 कण है वो कुछ डिग्री पर निकले बाहर, और लगभग 12000 जब कणों की बौछार की उन्होंने, 12000 कणों की जो बौछार की उन्होंने, तो क्या देखा उन्होंने? 12000 कणों की जो बौछार की तो उन्होंने क्या देखा? जो 12000 कण था
11,000 डाले, जो 12,000 टन था वो क्या किया, वो 12,000 टन जो था वो टकराया इनसे, और टकरा करके जितनी कोण से डाला था उतनी कोण पर वो वापस आ गया। यानी पूरा का पूरा 180 डिग्री के कोण से टकरा कर वो वापस आ गया। 180 से डाले थे सारे, तो जो 12,000 वाला कण था वो कण टकरा करके वापस जिधर से डाला उधर से आ गया। यानी पूरा पूरा 180 डिग्री के कोण से टकरा कर वापस आ गया। वापस आया तो रदरफोर्ड इस प्रयोग को यहीं पर रोक दिया। उनको इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि पन्नी की मोटाई है वो एक ब्लेड के 100वें हिस्से के बराबर मोटाई थी। अल्फा कणों की भेदनता कितनी होती है, वो हड्डियों को चीर सकती है, मांसपेशियों को पार कर सकती है। तो ये तो बहुत बारीक तेल पक है वो आपका पन्नी, तो उस पन्नी से वो टकरा कर वापस 180 डिग्री के कोण पर कैसे आ गई। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा कि मेरे को इतना ही आश्चर्य हुआ जितना लगभग 1.5 फीट चौड़े मुंह वाली तोप होती है, जिस तोप का मुंह 1.5 फीट चौड़ा होता है, और उस तोप के मुंह से अगर कोई गोला निकाला जाए और सामने एक पेपर अखबार दिया जाए, सामने अखबार दिया और उस 1.5 फीट चौड़े मुंह वाली तोप से कोई गोला निकाला और उस पेपर पर उस गोले को डाला, अखबार पे डाला, तो वो गोला है वो अखबार से टकराकर वापस किधर आ गया, चलाने वाले के ऊपर आ गया। अखबार 1.5 फुट चौड़े मुंह वाली तोप से जो गोला निकलता है वो एक अखबार से पेपर से टकराकर वापस छोड़ने वाले की तरफ आ जाता है। तो बोलता है कि ये बात अगर हजम होती है या सच साबित होती है तो फिर यहाँ पर ये बात भी सच साबित होगी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये घटना लिख करके इस प्रयोग को यहीं पर छोड़ दिया। छोड़ करके उन्होंने क्या किया, कुछ परिणाम निकाले, उन्होंने कुछ परिणाम निकाले कि क्या क्या रिजल्ट निकला, यहाँ पर क्या क्या देखा उन्होंने। यहाँ पर इस प्रयोग को करके रदरफोर्ड जो पहला रिजल्ट, पहला जो प्रयोग परिणाम निकाला था, पहला जो परिणाम निकाला था वो निकाला कि परमाणु का बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। जो बीच का भाग होता है वो नाभिक कहलाता है, तथा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही रहता है। पहला निष्कर्ष यह निकाला उन्होंने कि परमाणु का बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है और संपूर्ण परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का बीच वाला भाग नाभिक होता है, तो बीच वाला भाग क्या होता है, ठोस होता है। परमाणु का सबसे ठोस भाग वो बीच वाला ही भाग ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारे के सारे अल्फा कण थे वो दूसरी तरफ निकले। इसका मतलब दूसरा रिजल्ट यहाँ पर उन्होंने ये निकाला कि नाभिक के चारों ओर का भाग खोखला होता है, खोखला होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये दूसरा निष्कर्ष निकाला उन्होंने। क्या निकाला
कि नाभिक के चारों तरफ वाला भाग खोखला होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। क्यों होता है खोखला भाग? क्योंकि जहां जहां से ये अल्फा कण उन पन्नी को पार कर गए वो सारा का सारा भाग परमाणु में क्या होता है? खोखला होता है। खोखला भाग होता है इसलिए दो के चारों तरफ पार हो रही है। और बीच वाला भाग है वो ठोस होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसमें रहता है। और सबसे ठोस भाग कौन सा होता है? जो 12,000 वाला जो कण था वो टकरा करके वापस आ गया, वो परमाणु का सबसे ठोस भाग होता है। उसी ठोस भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। नाभिक नाम दिया। और साथ में ये भी बताया कि परमाणु का सबसे ठोस भाग होता है। सारे के सारे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इसी ठोस भाग में रहता है, इसलिए अल्फा कण उस ठोस भाग को पार नहीं कर पाए। तीसरा जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने, तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि नाभिक है नाभिक का आकार, नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु से काफी, परमाणु का जो आकार होता है उस आकार से काफी छोटा होता है। अगर अपन इसको देखेंगे परमाणु है तो नाभिक का आकार बिल्कुल छोटा होता है। तो नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार से काफी छोटा होता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। 3 निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने इस प्रयोग के द्वारा, लेकिन उन्होंने एक कमी छोड़ दी। क्या छोड़ी? उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते, इस रूप में कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बह जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि काम करेंगे तो ऊर्जा खर्च होती है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते लगाते इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। और एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते जब ऊर्जा काफी कम हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके परमाणु से बाहर आ जाना चाहिए। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहेंगे, कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमाणु है वो स्थिर होता है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर तो परमाणु को अस्थिर माना गया है, अस्थिर हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु अस्थिर होता नहीं है, वो स्थिर होता है। इसी कमी का फायदा उठा करके इसके सिद्धांत को खारिज कर दिया। और इस कमी को दूर करने के लिए अगला जो वैज्ञानिक है नील्स बोर नाम का, उन्होंने अपना क्या किया? मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आगे प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है उस परमाणु की नाभिक में एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु पर आवेश होगा या नहीं, इस बात का पता लगाना है। नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और अपन को पता है कि प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। एक प्लस का है, एक क्या है? माइनस का है। तो एक और एक प्लस और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यदि किसी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आवेश नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर विपरीत आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है, ऋणावेश होता है। किंतु आवेश परिणाम क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों का जो मान होता है वो बराबर होता है, लेकिन क्या होते हैं? वो मान तो दोनों बराबर है, एक इसका है एक इसका है, लेकिन आवेश विपरीत है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और कटने पर परमाणु क्या हो जाएगा? निरा आवेशित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो परमाणु उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है।
अगला जो प्रश्न आपका कि प्रोटॉन होता है जो परमाणु की नाभिक में पाया जाता है, उस नाभिक के कण प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गोल्ड स्ट्रीम नाम का वैज्ञानिक था, जिसका नाम था गोल्ड स्ट्रीम नाम का वैज्ञानिक था। इस गोल्ड स्ट्रीम नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु की नाभिक में जो धनावेश कण होता है इसका नाम प्रोटॉन होता है। अगला जो प्रश्न आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कि नाभिक में जो आवेश रहित कण पाया जाता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, निरावेश कण होता है, उस निरावेश कण की खोज है वो जेम्स चैडविक नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया था कि परमाणु की नाभिक में जो बिना आवेश वाला कण होता है इसका नाम न्यूट्रॉन होता है। तीसरा प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कि नाभिक के चारों तरफ जो ऋण आवेशित कण चक्कर लगाता है उस ऋण आवेशित कण का नाम इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात सबसे पहले जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध किया था। तो ये आपके प्रश्न के 3 तो कणों के नाम और एक है आवेश वाला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हुआ रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां सीमाएं क्या क्या कमियां रहेगी इसके परमाणु मॉडल या क्या सीमाएं थी? तो जब इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार कक्ष में चक्कर करता है, इलेक्ट्रॉन कक्षों में जब चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी होना संभव नहीं है, क्योंकि अस्थायी होगा चक्कर लगा तो वो गतिशील रहेगा, तो एक जगह इनका ठहराव नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है या गतिशील होता है तो उस गति के कारण उसमें त्वरण होता है और त्वरण के कारण आवेशित कणों से ऊर्जा विकिरित होती है, ऊर्जा का विकिरण होता है, ऊर्जा में कमी आती है और इसी कमी के कारण अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या करेगा? विकिरेगा, विकिरित करेगा, ऊर्जा का त्याग करेगा। और इस प्रकार ऊर्जा का त्याग अगर होता रहेगा तो संभव है कि शायद वो नाभिक से टकरा भी सकता है, क्योंकि जिस ऊर्जा के द्वारा वो कक्षों में बना रहता है वो ऊर्जा घटती घटती कम हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, फैल जाएगी और जब ऊर्जा के अगर उसका बंध टूट जाएगा तो वो कक्ष से हटकर या तो कक्ष को छोड़ देगा या फिर कक्ष से हटकर वो नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाता है तो फिर परमाणु क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि परमाणु अस्थिर होता नहीं है, परमाणु क्या होता है? स्थिर या अस्थायी होता है। ये कमी रह गई थी, तो इस मॉडल के द्वारा शायद ये समाधान हो गई थी कि परमाणु अस्थिर होता है, अस्थायी होता है, लेकिन वास्तव में परमाणु अस्थायी या अस्थिर होता नहीं है, परमाणु स्थिर होता है, अस्थायी होता है। तो इसी कमी का फायदा उठाते हुए इसके सिद्धांत को यहीं पर बंद कर दिया था, आगे उसको मान्यता मिली नहीं थी।